नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन क्लासेस। सेकंड ग्रेड का जो जीके वाला पेपर है और 30 जुलाई जो इसकी डेट आई है वापस से एग्जाम होगा। देखो विडम्बना ही है एक तरीके से, और एक तरीके से विद्यार्थियों का कहना भी सही है कि सिर्फ जीके का पेपर कैसे है मतलब हुआ, दूसरे सब्जेक्ट की भी जांच होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोगों को पता ही है जीके भी रद्द करते करते 6 महीने लगे हैं। और फिर वापस से यदि आप 30 जुलाई को ध्यान में रखकर और यहाँ पे बाकी सारी चीजों में ही है लग जाएंगे और फिर 30 जुलाई आ जाएगी और पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं है। अपन आज से शुरू कर रहे हैं रिवीजन बैच। इसके अंदर क्या खास रहने वाला है, तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो है आप लोगों को प्रीमियर पर उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि आप लोग अपनी मानसिक संक्रिया के अनुसार साथ साथ जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे तो आप साथ साथ में उत्तर देते रहें और पता चलता रहे। लेकिन लाइव चैट के अंदर एक दूसरे से बातें बिल्कुल नहीं करें। जितना आप सीरियस रहोगे उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद रहेगी क्लासेस, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस अपन ने बीच में थोड़े दिन रोकी है, 30-40 दिन, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका फर्स्ट ग्रेड वालों का कोई एग्जाम अभी आसपास नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी इस बुरे दौर से गुजर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट की आवश्यकता है। तो हमने पहले भी जो है अपने इस प्लेटफॉर्म से पूरा कोर्स आपको निःशुल्क करवाया था, और अब जिम्मेदारी ये बन जाती है कि ऐसे समय में भी आपको सपोर्ट किया जाए। तो इन 40 दिन में मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि वे प्रश्न जो पिछले एग्जाम में बने हैं, मतलब कई पिछले एग्जाम में बने और जो एग्जाम में आने लायक है, लगभग अपन पूरा रिवीजन कर लेंगे। और ज्यादा नहीं, दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा मैं आपका लूंगा, जिसमें मतलब हो सकता है 1 क्लास दूं या 2 भी दे दूं, कभी सेट हो गया तो लेकिन बाकी का समय आपके पास में है, आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देखो। अब आपके पास में ऑप्शन यही है कि वापस से पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब कोई जो है तुरंत ही लग गया है और कोई 2-4 दिन बाद लगेंगे, तो जो है परिस्थितियां सामने उसका सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं, और आज की इस क्लास को देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या और कैसे मिलने वाला है। बाकी क्लास के बीच में अपन चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले चलते हैं अब पहले प्रश्न की ओर, क्योंकि ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव होने वाली है, लेकिन इसके साथ में और भी बहुत कुछ है। मेरा उद्देश्य शुद्ध रूप से रिवीजन करवाना है, जो आपको इस क्लास के बाद में पता चल जाएगा कि किस तरीके से रिवीजन हो रहा है और किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, हमेशा प्रश्न की प्रकृति को समझना। कभी भी प्रश्न जब भी एग्जाम में आता है तब ऐसा नहीं है कि ये तो हमें आता है सीधा ही, कि राजस्थान की राजधानी जयपुर हमको पता ही है तो सीधा ही अपन जो है कर लेते हैं। लेकिन उसको पूछा है तो क्यों पूछा है, कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, ताकि आते हुए प्रश्न अपने गलत नहीं हो। रही बात एक और विद्यार्थियों के दिमाग में है, बार बार ये चीज पूछ रहे हैं। हालांकि इस समय विद्यार्थियों को पूछना नहीं चाहिए और समझदार हो जाना चाहिए कि बदला हुआ भूगोल कब आएगा सर, इसमें बदला हुआ आएगा क्या या वही आएगा। मुझे एक बात बताओ, आप खुद इतने समझदार हो, इतने मतलब विद्वान हो, आप लोगों को मतलब ये जो नए जिले बने थे, जैसे कि शाहपुरा बन गया, तो क्या शाहपुरा जिला आपके लगने लग गया क्या? शाहपुरा अलग हो गया क्या? आंकड़े आए कभी? आंकड़े जब आएंगे तो आपके दस्तक तक आएंगे, आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारे जैसे शिक्षक और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको दरवाजा ठोक के कहेंगे कि भाई नए आंकड़े आए, जो ये पढ़ लो। अभी नए आंकड़े ही नहीं है, तो ये सवाल तो बिल्कुल जायज ही नहीं है कि कौन से आंकड़े पढ़ने। अब कौन से, क्या एक ही आंकड़े उपलब्ध है जो हमेशा से पढ़ते हैं, 33 जिले पढ़ने, दूसरे आंकड़े ही नहीं है, पढ़ोगे कहां से? तो भूगोल यही पढ़ना है, यहीं से गांठ बांध दो, बार बार पूछो मत। जो है अपने अंदर मान लीजिए कोई थोड़ी बहुत कमी है तो पूरी दुनिया को नहीं दिखानी कि हमारे अंदर ये कमी है, हम बार बार पूछ रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि नए आंकड़े पढ़ने के पुराने नहीं बतानी दुनिया को, अपनी कमियां अपने पास ही रखो, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये सवाल तो कम से कम आप नहीं पूछोगे मुझसे, तो ठीक है। अब देखो सवाल क्या है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ये सवाल बना था फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्या था, ठीक है। प्रश्न में ध्यान देने लायक बात थी कि कौन से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये ध्यान देने लायक बात थी, ठीक है। अब क्या बात ध्यान देने लायक है, देखो एक तो बालू का स्तूप में मुख्य जो 2 तरह के पाए जाते हैं, एक तो पाए जाते हैं अनुदैर्घ्य, ठीक है, और एक पाए जाते हैं अनुप्रस्थ। अब इनमें क्या अंतर है सामान्य तौर पर, कि ये जो है ये वायु की दिशा के समानांतर, ठीक है, वायु की दिशा के समानांतर होते हैं, वो होते हैं अनुदैर्घ्य। और अनुप्रस्थ क्या होता है, जैसे जैसे अपन लिखते भी है ना, ज्यादातर जो है प्र को ऐसे लिखते हैं, तो प्र में ही अपन है ना ये 90 डिग्री का कोण खींच लेते हैं यहाँ,
और 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? समकोण। क्या कहा जाता है? समकोण। तो ये वायु की दिशा के समकोण से बनते हैं, ठीक है ना। समकोण पर बनने वाले स्तूप होते हैं वो अनुप्रस्थ कहलाते हैं। यदि अपन इसमें बात करें तो बरखान एवं सीप तो ये नहीं होगा, क्योंकि सीप जो है वो अनुदैर्घ्य में आ जाता है, ठीक है ना, अनुदैर्घ्य वाले में इसमें आ जाता है। बरखान एवं परवलयी तो बिल्कुल उत्तर इसका यही है, बरखान एवं परवलयी, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो आपके अनुप्रस्थ स्तूपों के अंदर आते हैं। यदि अपन बात करें बरखान एवं पवन विमुख रेखीय, अब रेखीय जहां आ गया यानी कि वो सीधी रेखा में ही है, ठीक है, तो ये तो आ गया अनुदैर्घ्य, ये भी अनुदैर्घ्य, तो यहाँ पे उत्तर निकल के आएगा ये। अब इसमें एक बहुत अच्छा शब्द जो आपके पढ़ने में आता है, बरखान, ठीक है, ये बार बार सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्यों सबसे ज्यादा पूछे जाता है? क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना है साथ में कि सबसे ज्यादा क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गतिशील होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा गतिशील। अच्छा, जो सबसे ज्यादा गतिशील होगा, जिसकी गति बहुत ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा गति होगी, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाएगा, ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसकी ये खासियत बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि ये जो होते हैं अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं? अर्ध चंद्राकार स्तूप होते हैं, मतलब चांद के जैसे, ठीक है, अर्धचंद्राकार। तो ये अर्धचंद्राकार होते हैं और इनकी गति बहुत तेज होती है। सबसे ज्यादा जो ये स्तूप पाया जाता है ना, इसका सर्वाधिक विस्तार या सबसे ज्यादा जो देखने को मिलते हैं वो शेखावाटी के अंदर, शेखावाटी। और शेखावाटी में कौन सा क्षेत्र आ जाता है? चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये शेखावाटी के अंदर क्षेत्र आ जाते हैं। तो यहां से ये चीजें तो ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं दो शब्द और आपको बताता हूं। एक तो उर्मिका, उर्मिला नहीं है, ठीक है, उर्मिका, और एक नेवखा, ये भी पूछे जा सकते हैं। ये शब्दावलियों में से आते हैं, मरुस्थल की शब्दावलियों में से। ये उर्मिका जो होती है ना, ये लहरदार जो परत जम जाती है रेगिस्तान में मिट्टी के ऊपर, उसे कहा जाता है उर्मिका। तो ये क्या होती है? लहरदार परत होती है। और ये जो नेवका है, ये झाड़ियों से छनकर बनती आकृति है, ठीक है, झाड़ियों से छनकर, झाड़ियों से छनकर जो आकृति बन जाती है वो नेवका कहलाती है। ये सारी शब्दावलियां मरुस्थल से संबंधित है। और सारे के सारे जैसे जैसे अपनी क्लास आगे बढ़ेगी, और हर रोज आपको क्लास जो है ये देख ही लेनी है, क्योंकि अपन इसमें अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक रिवीजन का एक बहुत बूस्टर मिलने वाला है। लाइव न होने का, क्लास लाइव मेरे को नहीं लगा इसमें मुझे कहीं लाइव की आवश्यकता हुई। आपके प्रीमियर पे आप ये बिल्कुल आपकी मानसिक संक्रिया हो जाएगी, और जितनी मुझे जानकारी एक्स्ट्रा आपको देनी चाहिए थी वो मैं साथ ही साथ दे ही रहा हूं। रही बात स्क्रीनशॉट की, तो ले लो फटाफट, वैसे पीडीएफ भी उपलब्ध मैं करवाऊंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको स्पीड से रिवीजन करवाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं और उनकी उम्मीदों पर अपन काम करेंगे बिना किसी फॉर्मेलिटी, बिना किसी औपचारिकता के साथ में। अगला प्रश्न है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न। इसमें जो है ना, एक तो प्रश्न ऐसे बनता है, एक ये रामगढ़ नहीं दिया होता तो फिर ध्यान रखना है कि रामगढ़ के अंदर है। और ये रामगढ़ कौन सा वाला है? ये है बारां जिला के अंदर। कहां है? बारां रामगढ़, ठीक है। अब क्या पूछा है? घोड़े की नाल की समान आकृति। घोड़े की नाल कैसी होती है पता है? जो घोड़े के खुर के नीचे लगती है, ये इस तरह की घोड़े की नाल होती है। और कई जने अपने दरवाजे के बीच में भी लगवाते हैं, वास्तु के हिसाब से अच्छा माना जाता है। तो जो दरवाजा होता है उसके बीचों बीच लगवाते हैं घोड़े की नाल, घोड़े के खुर के जहां पे लगती है। यानी कि क्या हो गया, घोड़ा जब चलेगा तो उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा पैर को। तो अपन भी यदि जो है, अपन जूते चप्पल क्यों पहनते हैं? क्योंकि डायरेक्ट अपने भी पैर जो है ना मुलायम होते हैं, कवड़ा पग हुआ तो लाग सके बाटा कंकड़ कांटा वगैरह जो भी, तो घोड़े को भी ये पहनाया जाता है। यानी कि ये क्या है? घोड़े का एक तरह से जूता है। क्या है? जूता। तो यहाँ पे इसको ये इस लैंग्वेज से भी मिल सकता है, हॉर्स शू। जूते को क्या बोलते हैं? शूज। तो हॉर्स शू आकार की पहाड़ियां ये भी कह सकते हैं। तो प्रश्न जो है कैसे भी आ सकता है, लेकिन आपको होशियार होना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अब हालांकि है ना, आज की ये जो क्लास, ये चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ परिस्थितियां नहीं है क्लास रिकॉर्ड करने की। थोड़ा बहुत जो है, मतलब इन्वर्टर चार्ज था तो थोड़ी कोशिश की, वो डिस्चार्ज हो गया,
ये चौथी बार है 20-20, 25-25 मिनट की क्लास, 3 बार जो है करप्ट हो गई, फाइल रिकॉर्ड नहीं हो पाई। चौथी बार प्रयास है और उम्मीद कर रहा हूं कि अब लाइट नहीं जाए और कम से कम बच्चों को आज रिवीजन की पहली क्लास मिले, फिर तो सामान्य परिस्थितियां हो जाएगी। बिपर जो है वैसे बहुत हालत खराब कर दी है। हॉर्स शू आकार की है, ठीक है। तो देखो इसमें यदि आप देखोगे मुकुंदरा की पहाड़ियां, शाहबाद उच्च क्षेत्र और डग गंगाधर, ये तीनों जो क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आते हैं। कहां आते हैं? हाड़ौती का पठार, ठीक है। जो राजस्थान के भूभाग को उच्चावच के आधार पे 4 भागों में बांटा है, ठीक है ना। मरुस्थल, अरावली पर्वत, हाड़ौती का ये पठार और मैदानी क्षेत्र। उसमें हाड़ौती के पठार के अंदर फिर इसका 3 तरीके से वर्गीकरण है। जो ये 3 तरह का वर्गीकरण ये है। यदि इसके उत्तर की बात करें, पहले मैं आपको इसका उत्तर ही बता देता हूं। यदि इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है शाहबाद उच्च क्षेत्र, ठीक है। ये शाहबाद उच्च क्षेत्र जो है वो रामगढ़, गंगानगर, रामगढ़, बारावाला क्षेत्र ही है जो इसके अंदर आता है। इसके अलावा ये तो आगे इसके अंदर, और ये गोड़वाड़ क्षेत्र है, ये कौन से वाले क्षेत्र में आ जाता है? ये मरुस्थल वाले में आ जाता है, मरुस्थल। यदि नदी पूछे तो ये लूणी नदी बेसिन है। कौन सा है? लूणी नदी बेसिन। ये सिरोही पाली वाला जो क्षेत्र है ये गोड़वाड़ ही कहलाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मरुस्थली भाग के अंतर्गत आ जाता है, ये लूणी नदी वाला, तो ये आ गया। अच्छा, ये बात करें यदि हाड़ौती का पठार, ठीक है, तो हाड़ौती का पठार जो है वो यदि बात करें अपन की कौन से संभाग के अंदर है वर्तमान राजस्थान के, तो ये है कोटा संभाग के अंदर। कहाँ है? कोटा संभाग वाला क्षेत्र है। अब ये कोटा संभाग वाला क्षेत्र है, इसकी एक ट्रिक भी आपको बताई थी मैंने। क्या बताई थी? बाबू झांको, बाबू झांको, यानी कि देखो इससे तो आ जाएगा 12, फिर बूंदी, फिर झालावाड़ और फिर कोटा, ठीक है। ये कोटा, तो ये हो गया इसके अंदर, ये इसके अंदर आ जाती है। चलिए मैं आपको यहाँ पे और चीज बताता हूँ एक, वो ये है कि ये हॉर्सशू आकार या घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां पूछ ले तो आप कर लोगे, ये तो चीज हो गई। लेकिन और भी पूछा जाता है, जैसे कि एक गोलाकार पहाड़ियां पूछी जाती है। कौन सी पूछी जाती है? गोलाकार पूछी जाती है। एक पूछी जाती है आपको सर्प फण आकार की, सर्प फण आकार की। एक पूछी जा सकती है कुंडलाकार। तो साथ साथ में ये भी ध्यान रखें, यदि इनमें से पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। गोलाकार जो है वो बाड़मेर वाला क्षेत्र है, ठीक है। बाड़मेर मालानी वाला क्षेत्र है, यानी 56 की पहाड़ियां जो कहते हैं अरावली पर्वतमाला के अंदर, वो गोलाकार पहाड़ियों के अंदर जानी जाती है। पूछा भी गया प्रश्न, ठीक है। सर्पफण वाली या सर्पिलाकार, ये भी प्रश्न बन चुका है। ये मुख्य तौर पर यदि सीधा देखोगे आप तो सेंदड़ा के आसपास है, और वैसे यदि ऊपर से पूछेंगे तो अजमेर के पास में पड़ता है। ये सेंदड़ा अजमेर के पास पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, कुंडलाकार पे पूछेंगे तो ध्यान रखना कोटा के आसपास है कुंडलाकार। तो ये पहाड़ियों के आकार के आधार पे वो भी आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक प्रश्न से अपन ने कम से कम 8 से 10 फैक्ट कवर किए हैं। एक एक प्रश्न से 8 से 10 फैक्ट कवर होंगे, और एक क्लास मान लीजिए आपको 30-40 मिनट की, 50 मिनट की भी मिल रही है, तो मान के चले उसमें अपन 200 से 250 फैक्ट कवर करने वाले हैं, और इसी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आज की ये क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपन रिवीजन किस तरीके से करने वाले हैं। अच्छा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिलहरी नुमा आकार का राजस्थान का कौन सा जिला है, ठीक है। अब प्रश्न दिखने में सिंपल है और हो सकता है देखते ही आपको उत्तर आता है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने प्रश्न उस तरीके से शामिल किए और आपको भी रिवीजन उस तरीके से करना है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर लेके जाना है। यदि आप ऐसे प्रश्न देखोगे कहीं भी, चाहे कहीं क्लास चल रही है या कहीं भी, कि जो अपने लेना देना ही नहीं या कहीं नहीं दिखे, पहली बार दिखे, तो वो कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं। यहाँ पे उनकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत है, पहले भी पढ़ा है। करना क्या है? यहाँ रिवीजन करना है और अभ्यास करना है। दो चीजें ही मेन मायने रखेगी, एक रिवीजन, एक अभ्यास। ये दो चीजों पे जिनने 40 दिन फोकस कर लिया और अपने आप को इसके अनुसार ढाल दिया, तो वो निश्चित रूप से जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा, ठीक है।
चलिए इसके अंदर बात करें यदि कि गिलहरी नुमा आकार, तो देखो जैसलमेर तो नहीं है। जैसलमेर का आकार कैसा है? बहुभुजाकार है, बहुभुजाकार है, या आप कह सकते हैं अनियमित बहुभुजाकार। राजस्थान के जैसा भी आकार है, एक तो इसका भी है, एक टोंक का भी है, ठीक है। बूंदी का तो आकार अपन पढ़ते ही नहीं, बूंदी का ऐसा कोई स्पेशल आकार पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। यदि अजमेर का अपन देखें तो अजमेर जो है वो त्रिभुजाकार है। अजमेर कैसा है? त्रिभुजाकार है। तिलक के आकार का देखें तो राजसमंद है, मयूर के आकार का देखें तो जोधपुर है, वेल मछली के आकार का देखें तो जालोर है। चलिए मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा इसमें, लेकिन इसका जो उत्तर है वो भरतपुर है, ठीक है। गिलहरी के आकार का कौन सा है? भरतपुर। जब ये बात हुई है तो जब आपके दिमाग में और भी आकार आ रहे होंगे या याद नहीं भी आ रहे होंगे तो अपने पास में इलाज है, ठीक है। तो मैं क्लास को उस तरीके से लेके आया हूं, शुद्ध रूप से रिवीजन कि रिवीजन करना तो पूरा करना, ठीक है, और कहीं भी कुछ कमी नहीं रखनी। जब प्रश्न उठा रहे तो उसके आसपास का क्लियर होना चाहिए, तो ये उद्देश्य है। अब देखो, अब इसमें आपके पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। अब देखो अर्धचंद्राकार आकार, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा गया सीकर है अर्धचंद्राकार, ठीक है। त्रिभुजाकार अभी अपन ने पढ़ा अजमेर। अच्छा, धनुषाकार डी, या तो द और ध दोनों पास पास आते हैं, ठीक है, तो डी डी धनुषाकार कौन सा है? दौसा है। आयताकार भीलवाड़ा है। मयूराकार जोधपुर है। तिलक के समान, अब देखो कोई भी राजा होंगे, राजा के उत्तराधिकारी होंगे, वो जब राजा बनने के लिए आएंगे तो उनका करते हैं राज तिलक, तो राज संबंध और तिलक ये लिंक बैठ जाता है, तो ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। राज संबंध का तिलक के आकार, घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़, इल्ली के समान भी चित्तौड़गढ़, ये दो एक जैसे हैं चित्तौड़गढ़। अच्छा, इसमें भी चित्तौड़गढ़ में भी कौन सा क्षेत्र है पता है? रावत बाटा। कौन सा क्षेत्र है? रावत बाटा वाला। राजस्थान के दो जिले ऐसे जिनकी सीमा खत्म होने के बाद में पुनः शुरू होती है, एक तो अजमेर बिराटिया से वहां से होती है, एक चित्तौड़गढ़ रावत बाटा के वहां पे। तो ये ऐसे हैं जो अपनी जिले के बाहर भी स्थित है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, या एक जगह सीमा समाप्त होने पर पुनः शुरू होती है, ये भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। कुर्सी एवं सोफे के आकार का या एल आकार का हनुमानगढ़, बैठा हुआ मेंढक जैसा सिरोही, बत्तख के जैसा, ये दोनों मिलाकर है, ठीक है, करौली प्लस धौलपुर, इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो बत्तख के समान आकार का जिला है। अनियमित बहुभुज जैसलमेर, और टोंक भी इसके अंदर भी आ जाएगा, इसके अंदर राजस्थान के आकार का भी देखना, राजस्थान के नक्शे में इसमें ये दोनों का जिला जो है ऐसे लगेगा जैसे राजस्थान के आकार का ही है, और इस तरीके से। वेल मछली के आकार का जालोर, और पतंगाकार ये बता दिया। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वो रह गया, वो मैं यहाँ पे बता देता हूं। सुरई के आकार का, पानी पीने की सुरई होती है ना, सुरई के आकार का ये है जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी चीज यानी कि जिला जो है अपने प्रश्न उठाया है तो उसको साथ साथ में क्लियर करते हुए चलें, ठीक है, यहां तक क्लियर। बस प्रार्थना आई है कि लाइट नहीं जाए। नहीं आज मतलब आप लोगों को पता है, देखो आप खुद भी अब डबल बार पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो कितना मतलब हालत खराब होती है वही चीज वापस करनी। वही चीज मैं तीसरी चौथी बार इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलो, जो भाग्य आयो जी को करना ही है। प्रश्न देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, ठीक है, क्रम कैसा बताना है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये क्रम बताना है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है राजस्थान? सिर्फ एकमात्र देश से बनाता है, पाकिस्तान। किससे बनाएगा? पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पाकिस्तान के 9 जिले बनाते हैं, अपने यहाँ के 4 बनाते हैं। और ये तो सभी को पता है, मैंने कई बार बता दिया कि SBBJ, ठीक है, ये ट्रिक तो सभी को पता है कि SBBJ से अपन को याद रखना है कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। लेकिन यहाँ पे प्रश्न SBBJ से सही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न आ भी चुका है और ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है क्या किया? सिर्फ क्या है कि ऊपर से नीचे क्रम बताना, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो इसमें देखो, एक चीज की सबसे पहले अपन को उत्तर का पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो ध्यान रखना कि कभी किसी का नाम लेते हैं या किसी को उत्तर में ऊपर कौन होगा जिसको सम्मान देना है, तो उसके आगे अपन लगाते हैं श्री। क्या लगाते हैं? श्री। तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो श्री गंगानगर है ही है, ठीक है, श्री गंगानगर सबसे ऊपर है। आधा काम तो ये पूरा हो गया।
फिर ध्यान रखना है कि सबसे नीचे अपने राजस्थान किससे सीमा बनाता है, गुजरात से बनाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, ये तो है ही। गुजरात से सीमा बनाने वाला जिला आपको ध्यान रखना पड़ेगा नीचे इन चारों के अंदर से बाड़मेर। ठीक है, इन चारों के अंदर से बाड़मेर। तो अब इन दो को ध्यान है तो आप निकाल सकोगे क्रम के। सबसे पहले तो आएगा श्रीगंगानगर, तो ये 3 में है, यानी ये ऑप्शन तो हो गया गलत। परीक्षा में ऑप्शन सही करने से साथ साथ आपको काटना भी आना चाहिए गलत वाला, तो ये तो हो गया गलत क्योंकि श्रीगंगानगर आगे है ही नहीं। अब इनमें 3 में है, तो इनमें सबसे लास्ट में बाड़मेर किस में है, तो बाड़मेर देखो ये रहा। ठीक है, तो यानी कि उत्तर हो गया ये श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये उत्तर आपके निकल के सामने आएगा। अब यहाँ पे एसबीबी जैसे बनता ही नहीं है। सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर बनाता है 464, लेकिन यहाँ पे इससे प्रश्न बनता ही नहीं है। चलिए मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या की तरफ लेकर चलता हूं आपको। जब इसको पढ़ रहे हैं तो यदि नक्शे पर नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं निकलेगा, और जब अपन रिवीजन कर रहे हैं तो पूरी तरीके से नहीं करेंगे तो भी मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं अपन तो पूरी तरीके से ही करें। और देखो अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। अंतरराष्ट्रीय सीमा सिर्फ एक देश से लगाता है, राजस्थान, पाकिस्तान से, और बाकी ये जो है ये अंतरराज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगाता है, जो यहाँ पंजाब से शुरू होकर ये गुजरात तक, तो ये लगाता है अंतरराज्यीय। अब राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चले, ठीक है ना। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, 34/39 वर्ष की हो गई, तो वही 34/39, ये ध्यान रखना, 0.74 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो है कुल सीमा। इसके पास 5,920 रुपए की संपत्ति थी, ये बताया था 5,920, एक ये आंकड़ा याद रखना है, 5,920 रुपए की संपत्ति थी। नालायक बेटा एक पाकिस्तान नाम का, वो 1,070 रुपए लेकर अलग हो गया, पीछे बचे इसके पास 4,850 रुपए, जो इसने अपने 5 लायक बेटों में बांट दिए। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके 1,070, तो पाकिस्तान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये हो गई बाकी राज्यों से लगेगी। ठीक है, जो 5 राज्यों से लगेगी, और ये है आपके कुल सीमा, ये है कुल सीमा। ठीक है, तो ये जो बाकी के 5 राज्यों से लगती है उसमें एक तो पंजाब, एक हरियाणा, एक उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात, जिसमें सबसे कम जो लगती है वो पंजाब से लगती है, पंजाब से सबसे कम, और सबसे ज्यादा जो लगती है वो मध्य प्रदेश से। इसके राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं, यानी कि राज्य के साथ में बनाएंगे और देश के साथ भी बनाएंगे। उसमें से एक तो आएगा आपके श्रीगंगानगर और एक आता है बाड़मेर। देखो बाड़मेर यहाँ पे गुजरात से भी बना रहा है, पाकिस्तान से भी बना रहा है। श्रीगंगानगर यहाँ पंजाब से भी बना रहा है और पाकिस्तान से भी बना रहा है। ठीक है, यदि बात करें कि अपने पाकिस्तान से बाड़मेर कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, तो 228 किलोमीटर ये सीमा बनाता है। यदि बात करें कि जैसलमेर कितनी बनाता है, तो 464 किलोमीटर सीमा बनाता है पाकिस्तान से। यदि बात करें कि बीकानेर कितनी बनाता है, तो 168 किलोमीटर बीकानेर बनाता है। ठीक है, और श्रीगंगानगर कितनी बनाता है, तो 210 किलोमीटर श्रीगंगानगर सीमा बनाता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से कौन कौन कितनी बनाता है वो है, और बाकी चीजें अपन ने इसके अंदर ऐसे देख ली, तो काफी सारी चीजें आपकी कवर हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, गुजरात से सीमा के अंदर देखो, गुजरात से 1022 बनाता है, मध्य प्रदेश से 1600, उत्तर प्रदेश 877, हरियाणा 1262 और यहाँ पे पंजाब से 89। गुजरात में विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये प्रतापगढ़ दिया जाता है, लेकिन प्रतापगढ़ सीमा नहीं बनाता, प्रतापगढ़ बनाता है मध्य प्रदेश से, गुजरात से नहीं बनाता है। ये प्रतापगढ़ जिसका गठन 2008 में हुआ, सबसे नवीनतम आज दिन तक का जिला। ठीक है ना, 2008, 26 जनवरी 2008 परमेश चंद्र कमेटी से गठन हुआ। और प्रतापगढ़ की एक ट्रिक बताई थी मैंने, आप लोगों को याद हो तो, ऊंची बांस से प्रताप बना। इससे क्या फायदा होगा कि ऊंची बांस से प्रताप बना है क्या, यदि किसी ने नहीं पढ़ा तो देखो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, इन तीनों को तोड़कर प्रतापगढ़ को बनाया गया। डूंगरपुर का इसके अंदर रोल नहीं था, और डूंगरपुर ही पूछा जाता है। ठीक है, बार बार, तो ऊंची बांस से प्रताप बना, प्रतापगढ़ को ऐसे बनाया था, जो यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देने लायक प्रश्न होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो कि नहीं,
तो ले लो फटाफट, बस बड़ा आगे धके दिन मान पूरा चल रहा है, बाहर की लाइट वाइट चलेगी तो गांधो पड़ जाएगी। देखो अब ऑब्जेक्टिव क्लास तो थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सब तरीके से रिवीजन करवाया जाए। अब जो प्रश्न आए हैं वो आपके सामने वन लाइनर प्रश्न आए हैं, ठीक है। और वन लाइनर में तो आपको पता ही है कि एक ही नाम आपको ध्यान में आता है। चलिए तो अब इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? यह प्रश्न दो तरीके से बनता है। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं, और राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें सभी तरह के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये ऐसे। तो यहां पे क्या है, सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा जैसलमेर। इसका उत्तर क्या होगा, जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में देखो बालू का स्तूप ज्यादा ही है और क्षेत्रफल भी ज्यादा है, ये है। यदि पूछा जाता प्रश्न की लैंग्वेज बदल जाती और ये पूछा जाता कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप, तो इसका उत्तर होता जोधपुर। इसका उत्तर क्या होता, जोधपुर। ध्यान रखना, ये प्रश्न इस तरीके से थोड़े से घुमाते हैं और अपने वहां पे गलत हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी का विस्तार कहां कहां पाया जाता है? ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं वो यही है। कुबड़ पट्टी का जो विस्तार है मुख्यतया ये नागौर और अजमेर में पाया जाता है। कहां, नागौर और अजमेर। एक बार इसी प्रश्न को सिर्फ लैंग्वेज बदल कर दिया और उसमें पूछा था हंच बैक बेल्ट, हंच बैक बेल्ट, और मतलब उस समय कोई टीचर ने बताया नहीं था बच्चों को, और काफी जनों के गलत हुआ, समझ में नहीं आया कि हंच बैक बेल्ट होता क्या है। वही कुबड़ पट्टी है जो फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुबड़ापन आ जाता है, और ये यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। फिर एक प्रश्न और एक अच्छा फैक्ट बताऊं कि राजस्थान के नागौर के अंदर आसरवा गांव है, ठीक है। आसरवा गांव जो सबसे ज्यादा फ्लोराइड से प्रभावित है, राजस्थान का सबसे ज्यादा फ्लोराइड प्रभावित गांव, ठीक है। याद रखना, देखो ये सब चीजें था, मैंने तो याद है, थाने याद नहीं हुई तो क्या काम आए, ठीक है। आपने याद रखना जरूरी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी कुछ समय पहले बना था और पहले भी बन चुका है। राजस्थान में बाप बोल्डर क्ले के लिए जाना जाता है जो क्षेत्र, वो है आपका जोधपुर के आसपास वाला, ठीक है। कौन सा क्षेत्र, जोधपुर। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे उच्चतम एवं सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है? उच्चतम यानी कि कहीं ना कहीं पहाड़ होगा, और निम्नतम यानी कि कहीं ना कहीं कोई झील है, क्योंकि झील होगी वही थोड़ी सी गहराई में होगी और पहाड़ होगा वही ऊंचा होगा। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। गुरु शिखर और सांबर, जरगा और पुष्कर, भानगढ़ और सिलीसेड, नक्की झील और जयसमंद। तो देखो इसमें से बहुत आसान है पहचानना कि सबसे ऊंचा यदि आपको पता चल रहा है तो गुरु शिखर ही है, ठीक है। और गुरु शिखर कितना है, 1722 फीट, ठीक है। और 1722 फीट क्या, 22 मीटर, 1722 मीटर। और है कहां, माउंट आबू में। कहां है, माउंट आबू। और सांबर झील, तो उत्तर आपका जो है वो यही है, क्योंकि जरगा वगैरह ये सब बाद की बातें हैं, ठीक है। यदि आपने पढ़ा भी है और आपको ध्यान भी होगा कि गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो, ये अपन ने ट्रिक याद की थी, और इसके अनुसार अपन को पता है कि सबसे ज्यादा जो है गुरु शिखर के अंदर ही है, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है। और इसी गुरु शिखर को क्या कहा जाता है, संतों का शिखर, संतों का शिखर, क्योंकि संत बहुत सारे तपस्या करते थे, संतों का शिखर कह दिया। और क्या कह दिया, इसे हिंदू ओलंपस कह दिया, हिंदू ओलंपस। यहां पे दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी है। यदि मंदिर की भी काउंट करें तो फिर 1727 मीटर हो जाती है ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ठीक है। बालू का स्तूप के बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि अपन ने वो सीफ वगैरह पढ़ा ना, जैसे सीफ है, इसमें भी उत्तर में सीफ है क्या, नहीं है। चलिए मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। सीफ है तो वो क्या, एक तरह के अनुप्रस्थ बालू का स्तूपित है, लेकिन वो पवन की दिशा के विपरीत और बीच बीच में से जगह छोड़कर बनते हैं, वो सीफ कहलाते हैं। यहाँ पे दे रखा है जैसे पैराबोलिक, बरखान, रेखीय और इंसेल वर्ग।
इसमें से यदि मैं उत्तर बताऊं पहले आपको, तो इसका उत्तर है इंसेलबर्ग। ठीक है, इंसेलबर्ग क्या होता है, यदि आपने फ्रीज काम में लिया और फ्रीजर देखा है, तो फ्रीजर में कई बार जो है वो ऐसे बर्फ की ऐसे देखो नुकीली सी वो चट्टान टाइप ऐसी निकल के आ जाती है। यहाँ पे यही चीज जमीन पर से मिट्टी रेत हट जाने के बाद जो नुकीली चट्टानें शेष बच जाती है, उन्हें इंसेलबर्ग कहा जाता है। ठीक है, और बाकी ये जो है ये बिल्कुल एकदम शुद्ध तरीके से बालू का स्तूप के प्रकार है। इसमें क्या है कि जैसे पैराबोलिक है, तो ये पैराबोलिक है ना, ये महिलाओं के बालों में जो पिन लगाते हैं, हेयर पिन, ये एक बार बना भी था हेयर पिन के आकार के। हेयर पिन के आकार के बालू का स्तूप है। ये अर्धचंद्राकार आपको पता ही है, अभी अभी आगे अपन ने पढ़ा है, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है अर्धचंद्राकार। ये रेखीय यानी कि अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है वो इसके अंदर आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं और सभी तरह के कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी पिछले प्रश्नों में बता दी है। ठीक है, चलिए अब बात करें। देखो रिवीजन, मैं इसीलिए तो कह रहा था आपको कि सभी तरीके से रिवीजन अपना होगा। वस्तुनिष्ठ देखा आपने, ऑनलाइन देखा, अब एग्जाम रिव्यू जिसे कहते हैं, जैसे परीक्षा दृष्टि। ठीक है, तो परीक्षा दृष्टि भी मतलब सारा ही संपूर्ण ही करें अपन। ठीक है, इतनी मतलब क्लास के हिसाब से मैंने स्लाइड में बहुत मेहनत की, लेकिन 3 बार लाइट चढ़ेगी, खोपड़ा खराब हो गया बिल्कुल, मतलब यूं है सिर ये है ना तपने लग जाता है। अभी राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, 3 रेखाएं मुख्य तौर पे पड़ते हैं, विषुवत, मकर और कर्क, जिसमें से राजस्थान में से कर्क रेखा निकलती है, ये कर्क रेखा। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से निकलती है। और ये ट्रिक तो है सबकी अलग अलग बनी हुई है और सबको याद है लगभग। ठीक है, यदि अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिलों के मध्य से निकलती है। कौन कौन से हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और लगभग लगभग 26 किलोमीटर यहां से ये निकलती है। ठीक है ना, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, हाडोती का पठार अभी अपने आगे आया था और अपन ने ये पढ़ा भी था। और मुकुंदरा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पे। रक्के मुंह सबको ये बताया था, राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है ना, रक्के मुंह राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो यहां से बात कहां से कहां जा रही है, बात जा रही है राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। और इसकी मैंने एक ट्रिक सबको बताई हुई थी, रक्के मुंह यानी कि रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा दर्रा। ठीक है, शॉर्ट में ही चलेगी क्लास, यहाँ पे मैंने क्योंकि विस्तृत मैं खूब ले चुका, अब यहाँ पे रिवीजन है, यानी वापस वो चीजें आपके पटल के सामने लाना है कि ये चीजें हैं। तो ये है सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियां भाकर कहलाती है। ठीक है, तेजी से, और तीव्र ढाल वाली कहां पाई जाएगी, सबसे ज्यादा अरावली की जो ऊंचाई पाई जाती है वो सिरोही के अंदर ही पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा तेज ढाल वाली कहां पाई जाएगी, सिरोही के अंदर, और इनको भाकर कहते हैं। देशी भाषा में मारवाड़ी जी को बोला नहीं, माने तो यूं भी ध्यान है कि वो भाकर है, वो मगरो है। मगरा ज्यादातर उदयपुर वाले क्षेत्र के अंदर, मगरा और गिरवा, देखो 3 शब्दावली आती है, एक तो आता है भाकर, एक मगरा, ठीक है, एक गिरवा, और एक और ध्यान रख लेना डूंगरी। इनके यदि क्षेत्र की बात करें तो भाकर तो है ये सिरोही के आसपास वाले क्षेत्र वाली कहलाती है, मगरा और गिरवा जो है ये उदयपुर के आसपास वाली कहलाती है, जहां पे मछलियां मगरा वगैरह ये भी है। गिरवा तस्तरी नुमा होती है, और डूंगरी जो है वो जयपुर के आसपास कहलाती है। ठीक है, जयपुर के आसपास जालाना डूंगरी है, और अपने बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, हनुमान डूंगरी, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। ठीक है ना, तो ये वो डूंगरी वाला क्षेत्र ये कहलाता है, तो यहां से ध्यान रखना। अच्छा, अगला प्रश्न, भोराट का पठार स्थित है कहाँ, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य भोराट का पठार है। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ है, याद करवाता हूं, देखो कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद। कंफ्यूजन वाली चीज क्या होती है, एक आता है भोमट, ठीक है, भोमट का पठार। ये भोमट का पठार जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा, भोमट का पठार कहाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये वाला जो है ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है ना। और भोराट का जो है वो ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। तो यहाँ पे क्या ये चीज ध्यान रखनी है कि भोराट
जहां इसमें तो र आया ही नहीं, भोराट में रा आया, तो राजसमंद वाला जो है वो भोराट है। और भोमट, भोमट फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो पठार है वो भोमट का पठार है। और यहाँ पे यही चीजें जो है अपन को आगे ले जाती है, जहां अपना कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। ठीक है ना। ठीक, ऊपरमाल का पठार किस में मिल जाता है? तो ऊपरमाल का पठार यदि देखेंगे अपन तो ऊपरमाल का पठार कहाँ है? मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ में कहा? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है ना, बिजोलिया से बैसरोडगढ़ तक। ठीक, अब बिजोलिया से बैसरोडगढ़ यानी मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है वो कहां से सीमा बनाएगा? वो बना रहा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में मालवा का पठार और हाड़ौती का पठार, और ये सब मालवा के पठार में ही जाके मिलते हैं। तो ये भी ये कहां मिलता है? मालवा के पठार के अंदर। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? A.M. हेरोन ने। जब मैंने आपको ये चीजें अरावली पर्वतमाला पढ़ाई थी, जब मैंने आपको ये स्पेशल रूप से ये लिखवाया भी था नोट्स मेकिंग में, वन लाइनर में भी दे रखा आपने, A.M. हेरोन। और ये वैसे 7300 वाला पेज है एग्जाम रिव्यू, जो अपन इसमें रिवीजन में जगह जगह काम में लेंगे ताकि आपके और फास्ट रिवीजन हो जाए। अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? अवशिष्ट पर्वत है। कैसे है? अवशिष्ट। राजस्थान का राज्य पक्षी? गोडावन। अब ये प्रतीक चिन्ह वाला वैसे आपके सेकंड ग्रेड वालों के नहीं है, लेकिन जीके में कहीं से लिंक करके पूछ भी सकते हैं। राज्य पक्षी ध्यान है। राज्य वृक्ष ध्यान होना चाहिए, कौन सा है? खेजड़ी। राज्य पुष्प ध्यान होना चाहिए, कौन सा है? रोहिड़ा। और राज्य पशु, वन्यजीव श्रेणी का चिंकारा, पशुधन श्रेणी का ऊंट। अब आज की इस क्लास में मतलब आपको प्रतीक चिन्हों से संबंधित इतना ही बताऊंगा। ऐसा नहीं क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास तो अभी आधी भी नहीं हुई और आपके पास में फैक्ट आ गया दुनिया भर के। ठीक है, चलिए बताओ इस प्रश्न का उत्तर। राजस्थान में 56 की पहाड़ी कहां स्थित है? कितना टाइम हो गया? लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई, अभी तो 35 मिनट 36 मिनट हुए। चलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। राजस्थान में 56 की पहाड़ी कहां स्थित है? तो ये 56 की पहाड़ियां जो है ये बाड़मेर वाली है। ठीक है, बाड़मेर मतलब बाड़मेर सिवाना कह सकते हो आप, बाड़मेर के अंदर ही सिवाना है। और यहाँ पे ये जो पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, ये 56 की पहाड़ियां कहलाती है। ये गोलाकार है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। और यहाँ पे एक मतलब क्या है? हल्देश्वर, हल्देश्वर की पहाड़ियां हैं। और हल्देश्वर किस लिए याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे एक पीपलूद नामक स्थान है, और इस पीपलूद को क्या कहा जाता है? लघु माउंट। लघु माउंट। ग्रीन माउंट किसे कहते हैं? मेजा बांध जो है वहां पे उसको ग्रीन माउंट, ये लघु माउंट। और ये ध्यान रखना है यहां से। ठीक है, बाड़मेर सिवाना के आसपास गोलाकार पहाड़ियां। जरगा व रागा पहाड़ी के मध्य हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र देश हरो कहलाता है। क्या कहलाता है? देश हरो, यानी हमेशा हरा भरा रहता है, इसको क्या जाता है? देश हरो। उत्खात स्थलाकृति कौन से नदी बेसिन में पाया जाता है? उत्खात को कहा जाता है बेडलैंड। क्या कहा जाता है? बेडलैंड। यानी कि ये जो है सर्वाधिक कटी फटी जो क्षेत्र होती है, इससे कंदराएं गुफाएं वगैरह ये बनती है। ये बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है, और इसका उत्तर है आपके चंबल। तो चंबल के बिहड़ आप देखते ही हो, तो ये सबसे ज्यादा कटी फटी क्षेत्र यहाँ पे ही होता है। और करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इसमें ये यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्खात भूमि पाई जाती है, बेडलैंड। परीक्षा की दृष्टि से सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्वी पठार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बाकी सारे सही है, एक गलत है। पहला कि यह क्रिटेशियस काल में निर्मित है, यह बिल्कुल सही है, यह क्रिटेशियस काल में निर्मित है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अवशेष माना जाता है, बिल्कुल गोंडवाना का माना जाता है। देखो राजस्थान में मैंने जो वो आपको थ्योरी बताई थी वैगनर वाली, उसमें आपको यह बताया था कि एक तो गोंडवाना लैंड, ठीक है, और एक राजस्थान में पाए जाते हैं तैथिस सागर के अवशेष, अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते। तो गोंडवाना लैंड में आपको क्या ध्यान रखना है? गोंडवाना लैंड, तैथिस सागर, सागर यानी कि देखो समतल होगा या तो यहाँ गहराई में होगा, और गोंडवाना लैंड यानी कि या तो पठार है या पहाड़ है। तो गोंडवाना लैंड से दो चीजें बनी है, एक तो क्या बने हैं? पर्वत, तो अरावली पर्वत माला हो गई, और एक बने हैं पठार, तो अपने हाड़ौती का पठार हो गया। पीछे अपने दो क्षेत्र बचते हैं, एक तो बचता है मरुस्थल, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल हो गया, और एक बच जाता है अपने मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। तो ये वर्गीकरण भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा क्षेत्र किससे बना हुआ है। ठीक है, अब देखो यह किसके बारे में हो रहा है बात? हाड़ौती पठार। यह 6.89 भाग पर विस्तृत है, जिस पर राज्य की लगभग
11% जनसंख्या रहती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है या यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी सही है। यानी कि इसका उत्तर जो है वो ये है, और ये इसमें से एक गलत फैक्ट है। क्यों है? क्योंकि यदि अपन राजस्थान के नक्शे को देखें, थोड़ा सा वापस मैं कच्चा मैप बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये राजस्थान के नक्शे को देखें तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी, नदियों का क्रम ध्यान में रखना होता है, उससे आप ढाल पता लगा देते हो। पानी पानी जहां डालेंगे तो वो जैसे जैसे जाएगा वही तो ढलान है उसका। तो यदि चंबल नदी का ढाल देखोगे तो ये इस दिशा में बहती है, चंबल नदी। ठीक है, अब चंबल नदी का ढलान इस दिशा में है, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये तो है आपके दक्षिण पश्चिम, और ये जारी कहाँ है? उत्तर पूर्व की ओर। तो ढलान तो होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यहाँ क्या दे रखा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उल्टा दे रखा है। चंबल नदी ऐसे नहीं जाती, ऐसे जाती है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर ये है, और यहाँ पे ये गलत फैक्ट है जिसको छांटना था। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते ना, वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आप गलत नहीं करके आओगे। क्रास्का एवं काकनवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आना चाहिए। अब जैसे बोराट का पठार अपन ने बहुत बार पढ़ा, भोमट का बहुत बार पढ़ा, ठीक है, और अपने ऊपरमाल का पढ़ा, अपने उड़िया का पठार, ठीक है, अपने मेसा का पठार, ये सारे जो है पठार आपको ध्यान होने चाहिए। एक तो देखो क्या है, मेसा, उड़िया, आबू का पठार, ऊपरमाल का पठार, बोराट का पठार, भोमट का पठार। ठीक है, अब देखो यहां से ये जो है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ का किला भी बताते हैं, इसके ऊपर ही बना हुआ है और 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। उड़िया का जो पठार है 1360 मीटर ऊंचा सिरोही के अंदर, और ये सबसे ऊंचा पठार यही है। सबसे ऊपर उठा हुआ या सबसे ऊंचा पठार सिरोही के अंदर ही है, राजस्थान का उड़िया का पठार। या आबू का पठार ये भी सिरोही के अंदर है। ये भी कहाँ है? सिरोही के अंदर है। ऊपरमाल का आपको पता है, अभी अपन ने चर्चा की थी कि ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक है, यानी कि भीलवाड़ा आप कह सकते हो। कहां कह सकते हो? भीलवाड़ा। बोराट और भोमट पे अभी अपन चर्चा करके आए हैं, लेकिन ये क्रास्का एवं कांकनवाड़ी ये रह गया। तो ये जो पाया जाता है ये आपके सरिस्का में पाया जाता है, और सरिस्का कहाँ है? अलवर। सरिस्का अलवर बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है, सरिस्का अलवर। इसके अंदर दारा सिकों को बंदी बना के रखा था। यहाँ पे जो किला बना हुआ है उसमें बंदी बना के भी रखा था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये सरिस्का अलवर के अंदर है, क्रास्का एवं कांकनवाड़ी का पठार। पूछ ले तो गलत नहीं करोगे। कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है? प्रश्न अच्छा है लेकिन ध्यान देने लायक है। कई जने देखते ही उत्तर कह के आते हैं और करके आते हैं और कहते भी है, फिर वो प्रश्न लगता है कि हमारे तो सारे सही है। सारे सही नहीं, वो एग्जाम हॉल से बाहर आते गलत होते हैं, फिर गलत होते 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 अपन कट ऑफ देखने की कंडीशन में आ जाते हैं। फिर कट ऑफ जो है किसी ने सही बताई गलत बताई तो फिर उससे भिड़ना पड़ता है कि आपने कैसे बताई, जैसे कि कट ऑफ बताने से वो अंदर या बाहर हो गए। लेकिन ये तो सबकी समझ का फर्क होता है। यहाँ पे यही समझ का फर्क है कि कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। यहां पे इस शब्द पे ध्यान देना था कि मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, न कि राजस्थान को। यदि यही चीज ये पूछी होती कि राजस्थान को दो भागों में बांटती, ठीक है, तब इसका उत्तर होता 50 सेंटीमीटर। तब क्या उत्तर होता? 50 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे पूछा है मरुस्थल को, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल, तब इसका उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यही चीज एक बार राजस्थान वाली है ना, इसमें 40 सेंटीमीटर उत्तर को मान लिया था, और उसमें शायद ऑप्शन 50 सेंटीमीटर दिया ही नहीं था आसपास के हिसाब से, और ये माना था। तो ये अपन को समझ के आधार पे ध्यान रखना होता है। यदि राजस्थान का ये राजस्थान पूछते तो अपन 50 सेंटीमीटर करते हैं। मैं थोड़ी सी इसके देखो आपको नक्शा बताता हूँ और व्याख्या पे लेकर चलता हूँ, ताकि आप लोगों के क्लियर रहे, हमेशा के लिए गलत नहीं करके आओगे। गर्मी घनी पड़ रही और लाइटा है कौन? ठीक है, ये इन्वर्टर पे थोड़ी देर चलेगा, जितने हो जाएगा तो रिकॉर्ड। क्लास भी देनी जरूरी।
परिस्थितियां, कभी कभी आपको लगता है ना हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, परिस्थितियां कई बार अनुकूल नहीं होती, तो उन्हें जो है अपन को संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष जो है हमारा गहना है, ये करना ही है, जब तक जीना है तब तक सीना है, चाहे हंसते सी हो चाहे रोते सी हो। अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है, यानी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसको समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें से शुष्क मरुस्थल जिसे महान मरुभूमि कहा गया, और अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसे बांगर क्षेत्र। यदि ये देखेंगे तो ये तो है अपनी अरावली, अरावली भी दो भागों में बांटती है, इसीलिए इसे महान विभाजक जल रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो अरावली भी दो भागों में बांटती है, और यहीं पे ये 50 सेंटीमीटर भी राजस्थान को दो भागों में बांटती है, लेकिन ये जो है ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो इस मरुस्थलीय क्षेत्र को दो भागों में बांटती है, ठीक है। यहां से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और अब गलत नहीं करोगे। चलो भाई अगला प्रश्न लाओ। प्लाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक भूभाग में पाई जाती है? तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, एक तो होती है छोटी अस्थाई झीलें, ठीक है, एक होती है बड़ी अस्थाई झीलें। कहां? मरुस्थल में, ठीक है ना, मरुस्थल में पाई जाने वाली ये जो छोटी अस्थाई झीलें होती है इन्हें रण, टाट या कई जगह ढाड़ भी लिखा मिलता है, ये कहा जाता है। जैसे कि आप जैसे पोखरण देखते हो ना, पोखरण, लवा, थो, बाप, ये सारे रण है, ठीक है। यहाँ पे दलदली क्षेत्र भी बन जाते हैं बरसात के समय में, ये सारी चीजें। और जो बड़ी अस्थाई झीलें होती है इन्हें कहा जाता है प्लाया, ठीक है। और ये प्लाया नाम जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों के नाम पर पड़ा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, कौन से भूभाग में पाई जाती है? तो मैंने यहीं पे पहले ही बता दिया कि ये मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट आ गए हैं वापस अपन परीक्षा दृष्टि के ऊपर, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी रेतीला मैदान है। सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? लगभग 61%। कौन सा है अपना? पश्चिमी मरुस्थल वाला क्षेत्र। फिर उसके बाद में अपने आएगा मैदानी भाग, फिर अपने आ जाता है अरावली पर्वतीय, और फिर पठारी भाग। इस तरीके से ये विभाजित है। नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्री गंगानगर में से कौन सा एक जिला गग्गर मैदान का भाग नहीं है? मैदान का भाग है पूछा है तो फिर श्री गंगानगर आएगा। दो जिले आते हैं इसके अंदर, एक तो ये आ गया श्री गंगानगर, ठीक है, और एक हनुमानगढ़, टिब्बा, हनुमानगढ़। यहां से फिर प्रवेश करते हुए इसके पार्ट को नाली कहा जाता है, गग्गर, फिर हकड़ा वकड़ा, ये सब आपको पता है, ठीक है। फोर्ट अब्बास तक पानी लेकर जाती है। अब बात करें कि ये नागौर, चूरू, तो चूरू और बीकानेर में तो कोई नदी नहीं है, और ये झुंझुनू, ये मडरेला गांव, वहां पे ये कांतली नदी वाला क्षेत्र आ जाएगा, झुंझुनू तो फिर तोरावाटी वाला। और यहाँ पे यदि नागौर की बात करें तो फिर ये लूनी नदी बेसिन क्षेत्र के अंदर आ जाता है, गोड़वाड़ के अंदर। तो नागौर यहाँ पे, इसका उत्तर श्री गंगानगर ही निकल के आता है। राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट स्थित है? तो ये राजसमंद के अंदर है। कहाँ है? राजसमंद, पाली। और अभी यहाँ पे है ना बरसात के दिनों में तो यहाँ पे गोरम घाट और कामली घाट दो पास पास है, ठीक है। गोरम घाट भी है यहाँ, इसके पास ही गोरम घाट। और गोरम घाट पे अभी भी वो चलती है, वो छोटी ट्रेन, क्या बोलते हैं उसको, मीटर गेज चलती है। तो पर्यटन बहुत जाते हैं वहां, पर्यटक बहुत जाते हैं, पर्यटन स्थल है, और बारिश में तो खूब ज्यादा, ठीक है। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो केवड़ा की नाल है आपके उदयपुर में। केवड़ा की नाल हो गई, फुलवारी की नाल हो गई, ये सारी उदयपुर के अंदर, ठीक है। पाली, सिरोही, नागौर और सीकर में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग के रेगिस्तानी क्षेत्रों में शामिल नहीं है? क्या पूछा है? राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग के। अब यहीं से जो है प्रश्न अपने ध्यान देने लायक होता है। उत्तर पश्चिम पूछा है, जबकि सिरोही जो है वो कहाँ है? दक्षिण पश्चिम के अंदर। तो फिर इसका उत्तर निकल के क्या आएगा? सिरोही, ठीक है। प्रश्नों का पैटर्न ये रहता है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अपन सभी को पता है, पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, पश्चिम में, ठीक है, तो पश्चिमी भाग के अंदर है।
और भी व्यवस्थित ऑप्शन हो, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन लिया। यदि और भी ऑप्शन क्लियर हो तो उत्तर पश्चिम में। राजस्थान में अरावली श्रृंखला के विस्तार की दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। अब देखो फिर से आपको थोड़ा सा नक्शे पर लेकर जाता, क्योंकि इसमें फिर बार बार अपन को जो है नक्शे की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अपन एक रफली बना रहे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये अरावली है, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो अरब सागर से हुई है, अरब सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। और यहां पे फिर ये गुजरात से लगाकर, यहां पे ये गुजरात से लगाकर और दिल्ली तक है, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक अरावली चलती है। यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें अरावली की, औसत ऊंचाई जो है वो 930 मीटर है, ठीक है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर है। यदि बात करें कि राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है तो 550 किलोमीटर है, यानी कि लगभग लगभग 80% है, 79 पॉइंट कुछ है, लेकिन लगभग लगभग 80% है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अरावली की दिशा जो है वो ये है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई अरावली की सिरोही जिले के अंदर है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के अंदर है, सर्वाधिक गैप या कटाफटा क्षेत्र या सबसे कम विस्तार जो है वो अजमेर वाला क्षेत्र है, गैप सबसे ज्यादा उधर है। तो ये अरावली का थोड़ा सा शॉर्ट मैंने आपको परिचय दे दिया है। मगरा किसे कहते हैं? अभी अभी आगे अपन मगरा वगैरह ये पढ़ के आए। मगरा किसे कहते हैं? पूर्वी सिरोही में कम ऊंचाई वाली नीची पहाड़ियां? नहीं। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियां? वर्षाकाल में बनने वाली मौसमी झीलें या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है यही, एक तो मगरा और एक गिरवा। गिरवा कैसी होती है? तस्तरी नुमा होती है। ये गिरवा ये भी उदयपुर में पाई जाती है, लेकिन ये कैसी होती है? ये तस्तरी नुमा होती है। कैसी होती है? तस्तरी नुमा, ठीक है। चलो, देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती है? अब ये प्रश्न है ना, आप लोगों को देवगढ़ नाम से ध्यान रखना होगा कि देवगढ़ जो है वो राजसमंद के अंदर है। ये कहां है? राजसमंद। तब आप इसके उत्तर तक पहुंच पाओगे। 56 की पहाड़ियां बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि 56 की पहाड़ियां तो आपने के कहा है? बाड़मेर जालोर, ठीक है, बाड़मेर जालोर, जालोर भी साथ में ध्यान रख लेना, ये सब वहां से जुड़ी हुई है। और बांगड़ क्षेत्र नहीं है, मेवल भी नहीं है। मेवल तो जो है वो क्षेत्र कहलाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवल देवलिया। इसका सही उत्तर है पीडमांट। और पीडमांट है ना, इसे गिरिपद भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? गिरिपद। क्या होता है कि जहां पे पहाड़ खत्म होते हैं वहां पे जो मिट्टी का जमाव होता है वो गिरिपद या पीडमांट कहलाता है। और यहाँ पीडमांट मैदान पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो पहाड़ियां होती है वही ये चीज है, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं। 56 का मैदान किन किन के बीच है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का समूह है। यदि पूछ लेते हैं कि नदी कौन सी है यहाँ, तो यहाँ पे नदी है माई, माई नदी के आसपास का क्षेत्र। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार कौन सा है? भोराट। अभी अभी आगे पढ़ के आए। भोराट पठार की सबसे ऊंची चोटी, ये बहुत अच्छा प्रश्न, जरगा, ठीक है। गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो, उसके अंदर ये जरगा भी आती है, शेर भी आती है, गुरु शिखर भी आती है, दिलवाड़ा भी आती है, ठीक है, अचलगढ़ भी आती है, रघुनाथगढ़ भी आती है, खो भी आती है। ये सारी जो है क्रम देख लेना, नोट्स लिखवाए हुए थे, क्लास पूरी ऑलरेडी दे रखी है, इसको देखना, मैंने आपके सामने लाया, अब देखना आपका काम है। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश या फिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रश्न दोनों लैंग्वेज से आता है बंधुओं, ध्यान रखना रे, सही करके और सिलेक्शन लो, हम तो यही चाहेंगे, ठीक है। बाकी के मेरे खाते में थे सैलरी गाड़ने वाला हो कौन, और नहीं मेरा चीजें थे सिलेक्शन ले, और बस मैथ भी में राजी आ रहे, हजारों में हम सिलेक्शन रीट में चयनित हुआ बच्चा और फाइनल स्कूल में पहुंच जाए तो मैं यूं ही राजी हूं। और आप लोग भी वरिष्ठ अध्यापक अपने पूरा पूरा क्लासेस दिए, और जितने आप देखो सफल होंगे उतने हम सफल होंगे। तो हमारे जो है ये इसीलिए तो प्रयास करते हैं, बाकी क्या लेना क्या देना। तो ये जो है बृहद सीमांत भ्रंश, ब से ही ध्यान रखना, बूंदी, बूंदी विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। सवाई माधोपुर और ये पास में लगता है वो बात अलग है। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग, ठीक है, एक तो विंध्यन का पठार और एक दक्कन का पठार। ये पूरे भारत की दृष्टि से बात हुई है इसलिए। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ के विस्तृत दक्कन लावा का पठार में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया तक ऊपरमाल का पठार है,
और ये वैसे स्पेशली जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और यदि बात करें कि ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। कहां से कहां तक? 1897 से 1941। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, इतनी पीडीएफ पहले सेव करनी पड़ेगी, ये कह रहा है। तपी हो रहे गर्मी घनी, बस क्लास सक्सेसफुली सेव हो जाए, क्योंकि बहुत समय हो गया। और अब जो है, अच्छा, क्लास की अंतिम स्लाइड थी तो ये पूरी हो चुकी है। अब मैं इसे फटाफट आज बंद करूंगा। बातें वगैरह जितनी भी है वो बाद में अपन करेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पे बंद हो गई तो फिर अपने वास्तव में हालत खराब हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।